नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में। आज हम इस वीडियो में व्यंजन संधि के कुछ नियम देखेंगे। देखिए, आपको व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम मिलेंगे, लेकिन हम केवल 4 नियमों में पूरा व्यंजन संधि पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि, इसके पहले की वीडियो में हमने स्वर संधि के नियम इत्यादि देख लिए थे और उदाहरण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतनी हम आशा करते हैं। तो देखते हैं, व्यंजन शब्द का निर्माण विधन अंजन से होता है। किससे होता है? विधन अंजन से होता है। व्यंजन संधि का निर्माण विधन अंजन। यदि इस शब्द में पूछा जाए तो कौन सी संधि है? यहाँ ई है और यहाँ आ है, और ई और आ पर वर्ण में आ है, दोनों की एक दूसरे से भिन्न स्वर हैं। तो भिन्न स्वर होने के कारण हम देख लिए कि ई का या होने पर यड़ संधि में ही होता है। तो अतः क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि या व्यंजन शब्द ऐसा कहेंगे तो उसमें यड़ संधि है, मतलब व्यंजन शब्द में यड़ संधि है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन संधि में व्यंजन संधि में हम देखेंगे व्यंजनों को। जैसे हमने स्वर में देखा था कि मूल स्वर कितने होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग स्वर संधि के नियमों को जाने थे, वैसे ही व्यंजन संधि में हम पहले जान लेते हैं कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब ये 33 कौन से व्यंजन होते हैं? तो ये 33 होते हैं 25 अस्पर्शीय व्यंजन। कौन से? अस्पर्शीय व्यंजन मतलब जिनके उच्चारण में मुख का अवयव कोई ना कोई स्पर्श करता हो, वो होते हैं स्पर्शीय व्यंजन। 4 अंतस्थ व्यंजन। 4 अंतस्थ, कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब जिनके उच्चारण में सभी मुख अवयवों का थोड़ा थोड़ा सहयोग हो, लेकिन पूर्णता न हो, और उनके उच्चारण में अंदर ही प्रयत्न करना पड़े, वे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और 4 ऊष्म व्यंजन। कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन ये अब जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 33 हुआ। 33 ये मूल व्यंजन है और इन्हीं में संधि होनी है। तो आज हम इस वीडियो में केवल व्यंजन संधि के नियम की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नियम हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम व्यंजनों को जान लें। तो 25 अस्पर्शीय व्यंजन क्या होते हैं? का व्यंजन से मा वर्ण तक के वर्ण क्या होते हैं? अस्पर्शीय होते हैं। और अंतस्थ क्या होते हैं? अंतस्थ 4 वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। इनकी चर्चा हम स्वर संधि में भी कर चुके थे। इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है, और वैसे तो हिंदी में 2 ही अर्धस्वर या और वा मिलते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जिसे संघर्षी व्यंजन, या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है इससे, वही ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये 4 होते हैं क्रम से श, ख, स और हा। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ये तो बात हो गई व्यंजनों के, मूल व्यंजनों की। किंतु इनके साथ साथ हमें क्या जानना जरूरी है? जानना ये जरूरी है कि इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये विषय तो हमें वर्ण चैप्टर का है कि उसको जानना, प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, प्रयत्न क्या होता है, तभी क्या है व्यंजन संधि को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो जहां आवश्यकता पड़ी वहां पर थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हमने देख लिया मूल व्यंजन। चलिए अब देखते हैं कि कुछ नियम है व्यंजन संधि के। क्या नियम है देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जान लिया कि मूल व्यंजन क्या होते हैं। दूसरी बात क्या है कि व्यंजन संधि होती कहाँ है? कहाँ होती है व्यंजन संधि? तो व्यंजन संधि होती है, देखिए, कोई व्यंजन होगा और व्यंजन और स्वर में अंतर क्या होता है? तो व्यंजन और स्वर में अंतर ये होता है कि
व्यंजन स्वर रहित होते हैं या स्वर रहित उच्चारित होते हैं, मतलब कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, लेकिन स्वर क्या होते हैं वो बिना किसी की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। अर्थात स्वर निकाल लिया जाए व्यंजनों से तो व्यंजन आधे हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता व्यंजन की है कि आधे होते हैं, मतलब आधी मात्रा के होते हैं। तो व्यंजन के बाद व्यंजन आए और परिवर्तन व्यंजन में हो, परिवर्तन किसमें हो, व्यंजन में ही हो, वहां व्यंजन संधि होती है। और इसके बाद व्यंजन के बाद स्वर आए लेकिन परिवर्तन व्यंजन में ही हो तो भी व्यंजन संधि होती है, जिसे हम एक लाइन में कह सकते हैं नियम में कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, क्या कि व्यंजन के बाद यह है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो परिवर्तन किस में होगा, व्यंजन में ही होगा। किस में होगा, व्यंजन में ही होगा। और दूसरी बात कि जो पहला पूर्व व्यंजन होगा वो अधिकतर बदलता है, लेकिन कुछ विशेष नियमों में जो पर व्यंजन होगा वो बदलता है, और बदलता व्यंजन ही है। संयोग किससे होता है, स्वर या व्यंजन से होगा। तो ये कुछ बातें थी इनके नियमों को जानने से पहले की कि व्यंजन संधि होती कहाँ है, इतना जान लिए। चलिए अब देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। देखिए आपको पुस्तकों में जैसा कि हम बता चुके हैं कि कई नियम देखने को मिलेंगे व्यंजन संधि के, लेकिन हम केवल 2 नियम देखेंगे और 2 नियमों में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं उनको देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बड़े उपयोगी होंगे। तो देखते हैं, देखिए ये है व्यंजन संधि का नियम लिखा है। क्या नियम है, पहला है क्या है कि यदि हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि 1 प्लस सघोष और नामाकट, मतलब कि ना और मा नहीं होगा तो 1 का 3 हो जाएगा, बदलेगा कौन सा, 1 का 3। ये पहला नियम है। पहला नियम ये है, इसमें जानते हैं कि ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है 1 प्लस सघोष क्या है। तो आप सघोष व्यंजन पढ़े ही होंगे कि सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो सघोष व्यंजनों में तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण है, हा है और सभी स्वर हैं, क्या स्वर हैं, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इनमें हम 5वें को हटा देंगे, 5वें को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, इसलिए हटाएंगे कि जो माँ होता है, 5वां व्यंजन होता वर्ण होता है वो अनुनासिक, मतलब कि अनुनासिक नासिका से संबंध होने के कारण अलग उसका उच्चारण होता है, जिसके कारण उसकी अपनी विशेषता हो जाती है, इसलिए उसके संधि का नियम अलग बनता है। वो हम देखेंगे तीसरे नियम में। तो ये पहला नियम है। अब हम जाने 3, 4, 5 क्या है। देखिए वर्गीय व्यंजन में का वर्ण पहले पे, खा वर्ण दूसरे पे, गा व्यंजन तीसरे पे, घा चौथे पे, अंगा 5वें पे। ये आप जानते हैं। ऐसे चा वर्ग का, ऐसे टा वर्ग का, ऐसे ता वर्ग का और ऐसे ही पा वर्ग का होता है, ऐसे आएंगे। तो जो तीसरे वर्ण होंगे 1 और 2 और 3, फिर 4 और 5, जो तीसरा है, चौथा है और 5वां है, ये यही को देना है। ये तो संधि इनसे होगी, मतलब कि ये पूर्व में रहेंगे और ये पर में रहेंगे, ऐसे ही रहेगा। तो संधियां किससे करेंगे, तो यहाँ लिखा है 1 + 3, मतलब 1 के स्थान पर 3 हो जाएगा। 3 क्या होगा कि ये पहला है, तीसरे में हो जाएगा। यदि का आया तो का परिवर्तन किस में होगा, गा में। चा आया, चा का परिवर्तन किस में होगा, जा में होगा। तो ऐसे ही नियम बदलेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये सघोष व्यंजन ने नामा को हटा दिया। अंतस्थ या है, रा है, ला है और वाह है, ये अंतस्थ है। स्वर में 11 स्वर हमने जान लिए। 11 स्वर कौन कौन से हैं, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री,
ए आई ओ औ। ये क्या है? स्वर, 11 स्वर हैं। अब बात आती है कि अयोगवाह भी तो व्यंजनों में है। हाँ, अयोगवाह भी एक है, हम बता चुके हैं कि अयोगवाह भी है। तो अयोगवाह को करने के लिए वो इस नामा के अंतर्गत ही आएंगे। तो ये पहला नियम था, आपको समझ में आ गया। फिर से दोहरा देते हैं कि पहला नियम क्या है। तो पहला नियम है कि 1 प्लस सघोष नामा को हटा देंगे और तब क्या होगा, जब इससे मेल होगा तो 1 के स्थान पर, मतलब पहले वर्ण के स्थान पर क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। तो ये जो वर्ण है ये क्या होगा, कचट तप ये होता है। क्या होता है? कचट तप ये होता है। और क्या सघोष क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण और हा वर्ण है, स्वर, स्वर सभी स्वर, ये क्या है? सघोष वर्ण। तो ये सघोष व्यंजन संधि कहलाई। ये हमने पहला नियम देख लिया। दूसरा नियम देखते हैं व्यंजन संधि का। देखिए, इसके उदाहरण हम एक एक नियम को एक वीडियो में पढ़ेंगे और उसके उदाहरण हल करेंगे, तो जिससे आपको समझ में अच्छे से आएगा। अभी कितने उदाहरण हल कर पाएंगे, सब एक दिन में संभव नहीं है। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, देखिए आज हम बांट लिए हैं जैसे कि सामान्य नियम और विशिष्ट नियम। जो सामान्य नियम कुछ बड़े हैं और दूसरा विशिष्ट नियम। तो आज सामान्य नियमों की चर्चा हो जाएगी, विशिष्ट नियमों को हम पर्टिकुलर एक एक वीडियो में हल कर लेंगे। दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है? ता है। ता के साथ संधियां बहुत होती हैं। तो ता वर्ण है, पहला वर्ण है, इसके साथ क्या हो, यदि चा छा हो, जा झा हो, टा ठा हो, ठीक, और ला हो, शा हो। ध्यान से देखिए, ये प्राणत्व के आधार पर व्यंजन संधि होती है। मतलब कि अल्पप्राण और महाप्राण का मेलजोल होने के कारण कुछ थोड़ा इसमें नियम अलग लगता है, इसलिए आप इसको यहीं पर समझ लें अच्छे से। लिखा है तावर्ण, मतलब कि पूर्व वर्ण। ये क्या है? पूर्व व्यंजन होगा और हलंत में ही होगा। पूर्व व्यंजन हमेशा हलंत में ही रहता है। परवर्णा व्यंजन जो होता है वो स्वर के साथ ही रहते हैं। तो इसके बाद क्या हो? चा हो, छा हो, जा हो, झा हो, टा हो या ठा हो, ला हो, शा हो। तब परिवर्तन क्या होगा कि यदि ता के बाद चा छा आया तो ता के स्थान पर चा वर्ण होगा, चाहे दोनों हों। अगर चा आया तो फिर भी ता के स्थान पर चा ही होगा, छा आया फिर भी ता के स्थान पर चा ही होगा। ऐसे जा झा है कि ता के बाद यदि जा झा आया तो ता के स्थान पर जा ही होगा और झा के स्थान पर भी जा ही होगा। और इसके बाद ता के बाद यदि टा ठा आया तो ता के स्थान पर क्या होगा? तीसरा वर्ण, ये है ना तीसरा वर्ण। तो इन तीनों में क्या है? अल्पप्राण और महाप्राण की दृष्टि से ही रखे जाते हैं, क्योंकि एक अल्पप्राण है, एक महाप्राण है। तो इसलिए तो टा ठा डा ही आएगा। क्या आएगा? डा आएगा। तो चाहे मतलब कि ता के स्थान पर डा होगा और इधर क्या है? टा ठा हो तो भी क्या है? डा ही होगा। और एक नियम डा और ढा अगर हो तो भी क्या होगा? ता के स्थान पर डा डा ही होगा। जैसे आप बनाते हैं उत्धन डयन, क्या बनता है? उत्धन डयन। तो ये ता वर्ण है, इसके बाद क्या है? डा है। तो ता भी डा में बन जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डा, तो क्या बनता है? उड्डयनम, उड्डयनम या उड्डयन। क्या है? उड्डयन, उड़ने वाला यंत्र, उड्डयन, उड़ने की क्रिया। तो ऐसे आप समझ लीजिए, बाकी हम उदाहरण हल करेंगे, अभी केवल नियम समझते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि यदि ता के बाद ला आया तो ता प्लस ला, तो ता का भी ला हो जाएगा, तो दो दो हो जाएगा, जैसे उत्धन लेख होता है। शा आया मतलब कि ता और शा, तब क्या होगा? ता का चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा, अल्पप्राण और महाप्राण के कारण। ये प्राणत्व के आधार पर नियम था। दूसरा नियम ये हो गया पूरा।
ठीक, ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। आज केवल नियमों की चर्चा करेंगे, इसके बाद उदाहरणों को देखेंगे नियम के साथ। तीसरा नियम है माँ का नियम। माँ अभी हमने हटाया था पहले वाले नियम से, माँ हटाए थे ना कि माँ को काट दीजिए, ना और माँ मतलब कि पंचमाक्षर को हटा दीजिए, पांचवा वर्ण जो होता है उनको एक में रखेंगे, उनका नियम एक में होगा। तो देखते हैं तीसरा नियम क्या है। मुख्य नियमों में मतलब सामान्य नियमों में तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम माँ का नियम है। माँ का नियम, ये माँ वर्ण है, माँ व्यंजन है, इसका नियम क्या होता है। देखिए इसको हम ऐसे बांट देते हैं 3.1, मतलब तीसरे नियम का पहला नियम है, मतलब कि इसमें 3 या 2 और नियम होंगे, तो इसलिए इनको हम बांट देते हैं। तो पहला नियम क्या है, पहले नियम में ये है कि क्या होगा कि यदि माँ के बाद माँ के बाद, माँ व्यंजन है, माँ के बाद का से माँ तक के मतलब कि 25 स्पर्शी व्यंजन हो, तब क्या होगा, ये जो यदि क्या है माँ के बाद का से माँ तक के वर्ण हो। एक मिनट पहले हम इस नियम नहीं, एक नियम और बचा है उसकी चर्चा करते हैं कि यदि किसके बाद ये छूट गया। पहला नियम तो ये है कि 1 प्लस ना और माँ, ये छूट गया था। क्या है 1 प्लस ना और माँ। अब 1 से मतलब समझते हैं, हम सभी वर्णों को कोड में बांध दिए हैं, मतलब का खा गा घा अंगा, ये 5 हो गए। तो 1 से मतलब क्या है का, चा, टा, ता, पा, ये हुए। और खा दूसरे से मतलब क्या है, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का दूसरा व्यंजन, तो सब दूसरे में आ जाएंगे, ये हुआ। तो नियम ये है कि 1 प्लस नामा की पहला वर्ण क्या है का, चा, टा, ता और पा। इसके बाद इसके बाद क्या हो, ना मा हो, तो पहला वर्ण जो है वो किसमें बदलेगा, पहला वर्ण बदलेगा 5वें वर्ण में। किसमें, 5वें वर्ण में। ये याद रखें कि 1 प्लस नामा, तो 1 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 का मतलब ये है कि अपने अपने वर्गीय व्यंजन के अनुसार अंगा, इया, अड़ा, ना और मा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके पहले आप सभी को व्यंजनों का क्रम पता होगा, उनका अघोष और सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब पता होंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये था दूसरा नियम। उदाहरण की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, फिर से नियम बताए जाएंगे, केवल आज चर्चा हो रही है कितने नियम हैं। तो ये पहला नियम था माँ का 3.1। अब 3.2 की बात करते हैं। किसकी, 3.2 की बात, ये है 3.2, मतलब कि माँ वाले नियम का दूसरा नियम। क्या नियम है कि यदि अब माँ को इधर ले आते हैं, एक नियम था कि ना और माँ इधर गया था, अब माँ को इधर ले आते हैं, तो माँ के बाद यदि का से माँ वर्ण मतलब कि स्पर्शी, कौन से स्पर्शी व्यंजन आते हैं, तब क्या होगा, माँ के बाद का माँ आएगा, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये जो माँ है या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या तो इस वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। क्या होगा कि या तो माँ अनुस्वार में बदलेगा या तो 5वां वर्ण में बदलेगा। यही नियम है जो पंचमाक्षर था ना, जिसे अनुस्वार के रूप में आप लगाते हैं, पंचमाक्षर नहीं लिखते हैं, उसको बिंदी के रूप में लिख देते हैं। यही वो नियम है जो 2 शब्द का निर्माण करता है। जैसे आप लिखते हैं कुंड, तो डा लिखिए चाहे आड़ा लिखिए चाहे ऊपर बिंदी लगाइए। देखिए जैसे कुंड, तो क्या है कुंड, तो ना का उच्चारण हो रहा है। तो यही नियम है, दोनों शब्द शुद्ध हैं, ऐसा नहीं कि ये शुद्ध है, लेकिन देवनागरी लिपि सुधार के माध्यम से इसी को मान्यता दी गई है कि आधुनिक सुधारों के माध्यम से यही सही होगा, अनुस्वार वाला ही सही होगा। लेकिन नियम
दोनों ही बनते हैं, दोनों ही शब्दों का निर्माण होता है। ये हमने देख लिया 3.2 का। क्या है 3.2 मतलब माँ के नियम में दूसरा नियम जो था वो हम देख लिए हैं। इसके बाद 3.3 को देखते हैं, मतलब कि माँ के नियम में एक नियम और है। माँ वाले नियम में 3.3 इसका ये नियम है कि यदि माँ के बाद, ये माँ है, माँ के बाद कोई अंतस्थ वर्ण आए, क्या अंतस्थ, अंतस्थ य र ल व, हाँ को भी ले लीजिए, कोई अंतस्थ वर्ण आए तो माँ का क्या होता है, माँ क्या हो जाता है, अनुस्वार में बदलता है। क्या अनुस्वार, किसमें बदलेगा, अनुस्वार में। ये इसका कोई पंचमाक्षर नहीं हो क्योंकि ये वर्गीय व्यंजन नहीं है। पक्का कारण यही है कि इसका कोई वर्गीय व्यंजन नहीं है, ये अनुस्वार में ही बदलेगा। जैसे हमने लिखा संवाद, क्या लिखा, संवाद, तोड़ेंगे तो संधन वाद, क्या होगा, संधन वाद। ये वा क्या है, ये अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण में क्या आएगा, या रा ला और वा, तो ये वा में आ है तो इसलिए संधन वाद, और यहाँ मा है तो ये क्या हो गया, ये अगर इसको हम लिखें पंचमाक्षर में लिख दें संवाद तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही संविधान बनता, संधन विधान। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि व्यंजन संधि के क्या नियम है। इसके बाद ये हमने पढ़ लिए, कुछ नियम थे, सामान्य नियम थे, बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिसे हम विशेष नियम कहते हैं। वो क्या है, एक आगम और लोप का है, नियम है। कौन सा, आगम और लोप का। और कुछ ऐसे नियम हैं जो पूर्व और पर दोनों वर्णों में बदलाव होता है, तो उसको हम पर्टिकुलर वीडियो में ही देख करके सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे नियम हैं, कई सारे हैं, कई सारे का मतलब 2-3 हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना देखते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पहला नियम देखेंगे और उसके कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे इस वीडियो चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।